स्टोरीज एस्केच की जुबानी सुनिए ये कहानी। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल कुछ भी नहीं बचा। आइस क्रिस्टल धनुष के टुकड़ों से कोई भी अधिक परिचित नहीं था जो उसकी आत्मा में विलीन हो गए थे। जब टुकड़ों को एक आत्मा से अलग किया जाता है तो यह व्यक्ति को अत्यधिक नुकसान पहुंचाएगा और इससे उनके जीवन को भी खतरा हो सकता है। चिंता मत करो, जिन लोगों ने अपने टुकड़े खो दिए हैं वे मरे नहीं, लेकिन जब टुकड़े ले लिए गए तो उन्होंने अपनी कल्टीवेशन पूरी तरह से खो दी, जिसके लिए उन्होंने वर्षों से कड़ी मेहनत की थी और सामान्य इंसान बन गए। बेशक कुछ लोगों ने अपनी कल्टीवेशन खोने के बाद आत्महत्या कर ली, लेकिन मेरे पास वास्तव में उनकी परवाह करने का समय नहीं है, वर्मा अधिराज ने कहा। नंदिनी ने जितना अधिक सुना वह और भी अधिक क्रोधित होगी। यदि वह जानती थी कि कॉन्ट्रैक्टर किसी और की कल्टीवेशन पर दावा करने के इर्द गिर्द घूमता है तो वह इसे स्वीकार नहीं करती। यह बस एक दुष्ट कला थी। वैसे तुम्हारी माँ भी कॉन्ट्रैक्ट की गुलामों में से एक थी। वर्मा अचानक हंसने लगे। उसके चेहरे पर मुस्कान अजीब थी। क्या क्या कहा? नंदिनी कांप उठी। नंदिनी को तुरंत अपनी माँ की याद आ गई। उसे याद आया कि उसकी माँ अचानक कितनी सुस्त हो गई थी और उसकी खोखली आंखें मानो उसने अपनी आत्मा खो दी हो। आखिरकार वह अवसाद से मर गई। इतना आश्चर्यचकित मत होइए, यह निर्णय उसने ही लिया है। उसने अपना सारा जीवन सिंह कबीले में शामिल होने, बोर्ड में शामिल होने और सभी में सर्वश्रेष्ठ बनने की कोशिश में बिताया। दुर्भाग्य से वो आपकी तरह प्रतिभाशाली नहीं थी, इसलिए उसने अपनी सारी उम्मीदें आप पर रखी। जब उसने अपना टुकड़ा और अपना मैजिक खो दिया तो उसने आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट विरासत में देने दिया था। आप उससे अधिक मजबूत हैं, इसलिए आप हमारे अधिक ध्यान के पात्र हैं। आपने भी हमें निराश नहीं किया, लेकिन यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपके परिवार का एक सदस्य शैतान नगरी से निकटता से जुड़ा था। क्या आप समझते हैं कि इसका पूरे सिंह कबीले पर कितना प्रभाव पड़ा? वर्मा ने ठंडे स्वर में कहा। यह मेरा अपना निर्णय भी है, लेकिन आपने मुझे कभी नहीं बताया कि मैं वास्तव में किसी और की कल्टीवेशन पर दावा कर रही थी। नंदिनी के चेहरे पर गुस्सा और भी अधिक स्पष्ट था। मैंने तुम्हें बताया तो था, लेकिन तुम उसका ठीक ठीक अर्थ नहीं निकाल सकी। फिर भी मैंने तुम्हें वह सब कुछ बता दिया है जो तुम्हें जानना चाहिए। अब मेरे लिए एक क्रिस्टल धनुष लेने का समय आ गया है, जो आपसे लगभग पूरा हो चुका है, या आप इसे स्वयं सौंप सकते हैं। मैंने शुरू में सोचा था कि आप हमारे सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार हैं। यह बहुत अफसोस की बात है। मैंने केवल उन लोगों को सच बताया है जिन्होंने अपना हिस्सा खो दिया है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपको भी बताऊंगा। बस कल्टीवेशन के कठिन मार्ग को छोड़ दो और एक सामान्य व्यक्ति बन जाओ। कम से कम मैं आपको अब से एक आरामदायक जीवन की गारंटी दे सकता हूँ। वर्मा ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसका और अचानक दमनकारी हो गया। जब नंदिनी ने वर्मा के बर्फीली अभिव्यक्ति को देखा तो वह आत्म मजाक में हंस पड़ी। वह हर समय कड़ी मेहनत करके यहाँ तक आने में कामयाब रही थी। इस आदमी को उसकी कल्टीवेशन छीनने का क्या अधिकार था? यह पता चला कि सिंह कबीले जैसा दुर्जय अस्तित्व भी ऐसे दुष्ट निषिद्ध मैजिक पर भरोसा कर रहा था, जिसने आइस क्रिस्टल धनुष के टुकड़ों को पैदा करने के लिए युवा शिष्यों की आत्माओं का दुरुपयोग किया। टुकड़े अंततः एक ही व्यक्ति को दिए जाएंगे जो संपूर्ण आइस क्रिस्टल धनुष पर दावा करेगा। यह सत्ता प्राप्त करने का एक अमानवीय तरीका था। सिंह कबीला हमेशा से ऐसा ही रहा है। जो मूल्यवान है उनके साथ बहुमूल्य व्यवहार किया जाएगा, लेकिन जो अपना मूल्य खो देंगे उन्हें अपना बलिदान देना होगा ताकि ताकतवर और मजबूत हो सके। वर्मा ने नंदिनी की ओर देखा, जिसने भागने की कोशिश करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। वैसे भी वह जल्दी में नहीं था। तो आप मेरा टुकड़ा किसे देने जा रहे हैं? नंदिनी ने पूछा। तुम्हें कौन लगता है? शिवांगी। नंदिनी को पता था कि शिवांगी कबीला हाल ही में अपना सारा ध्यान उस पर केंद्रित कर रहा है, लेकिन उसके पास कोई टुकड़ा नहीं है। वर्मा ने यह कहा था, कॉन्ट्रैक्ट में सीधी रेखा से कोई भी शामिल नहीं था। सिंह कबीले उन्हें आइस क्रिस्टल धनुष के लिए बलिदान देने की अनुमति नहीं देंगे। यह मैं हूं, बगल से एक परिचित आवाज आई। नंदिनी तुरंत आवाज के मालिक की पहचान कर सकती थी बिना पीछे मुड़े। वह उस व्यक्ति की ओर नहीं मुड़ी, भले ही वह जानती थी कि वे पुल पर धीरे धीरे उसकी ओर चल रहे थे। नंदिनी जोर जोर से सांस ले रही थी।
वह पुल के नीचे बहते पानी को घूर रही थी और साफ समुद्री पानी पर प्रतिबिंब में अपना पीला चेहरा देख सकती थी। आप आइस के मैजिशियन नहीं है। नंदिनी को अभी भी आशा की झलक दिखाई दे रही थी। यह उम्मीद कर रही थी कि यह सब एक गलती थी। धनुष एक जादुई हथियार है। किसी भी एलिमेंट का जादूगर इसका उपयोग कर सकता है जब तक कि उसे अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए पर्याप्त भोजन दिया गया हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका उपयोग कौन करता है, वर्मा ने कहा। तो आइस एलिमेंट का सबसे मजबूत कबीला एक मजाक के अलावा और कुछ नहीं है। आइस एलिमेंट वाले लोग कबीले में सत्ता में बैठे लोगों के लिए मात्र बलिदान है। नंदिनी ने शांत रहने की पूरी कोशिश की। बिल्कुल, यह कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि इतने विशाल कबीले को समर्थन देने के लिए शक्तिशाली मैजिस्ट्रों की आवश्यकता है। हमारी प्रतिष्ठा ने कई जादूगरों को हमारे साथ जुड़ने के लिए राजी किया है। वे बेहद सम्मानित महसूस करते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें अपना उपनाम खोना पड़े। और इन लोगों में से उनमें से एक हिस्से को प्रतिभाशाली लोगों की सेवा करने के लिए उर्वरक के रूप में चुना जाता है। आपको प्रतिभाशाली समूह में होना चाहिए था, लेकिन अब नहीं। सिंह कबीला आपको वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट में भाग नहीं लेने देगा। यह सिंह कबीले की उस प्रतिष्ठा को नष्ट कर देगा जो हमने इतने वर्षों में बनाई है। जब आपने यह रास्ता चुना तो आप वास्तव में आत्म विनाश की ओर बढ़ रही थी। मैंने तुम्हारे पिता से तुम्हें समझाने के लिए कहा था, लेकिन तुम इतने जिद्दी हो कि मेरी बात नहीं मानी। कबीले के समर्थन के बिना आपके लिए वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट में भाग लेना निरर्थक है। कबीले के फैसले का पालन ना करना, चीजों को अपने तरीके से करना विश्वासघात का कार्य है और विश्वासघाती को दंडित किया जाना चाहिए, वर्मा ने कहा। कितना अविश्वसनीय। नंदिनी ने अपना सिर उठाया और एक लंबी आह भरी। यह राहत और निराशा दोनों की सांस थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कबीले के बोर्ड के किसी सदस्य से ऐसा सुनूंगी। गुरूर है ना? मुझे यकीन है कि कुछ समय पहले भी आपने मुझे अपने गुरु के रूप में देखा था, वर्मा ने कहा। आप इसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। मैं आपके प्रति कभी भी आभारी नहीं थी, नंदिनी ने उदासीनता से कहा। वर्मा ने उदासीनता से कंधे उचकाए। नंदिनी धीरे से घूमी। उसने ऊंची एड़ी के जूते पहनकर सुंदर ढंग से चल रहे व्यक्ति को देखा और कहा, जहां तक आपकी बात है रुद्री, मुझे यह जानने में दिलचस्पी है कि क्या आप वास्तव में पूर्वी समुद्री किले में वापस आ रही थी? रुद्री ने अपना सिर हिलाया। मैं देख रही हूं, नंदिनी ने मजाकिया मुस्कुराहट दिखाते हुए कहा। क्या अब आप मुझसे झूठ बोलना वाकई जरूरी है? रुद्री चौंकी, फिर बहुत जोर से हंसने लगी और बोली, अगर तुम्हें पहले से ही सच्चाई पता थी तो तुमने पूछा क्यों? नंदिनी ने अपना हाथ पुल पर रखा। उसके शरीर से एक बर्फीला ऑरा फैलने लगा। दूसरों को इस पर ध्यान ना देने के लिए वह ऊर्जा को अपने हाथ के पास रख रही थी। यह बेकार है, वर्मा के सामने आपकी क्षमता महज एक मजाक है। पुल के दूसरी ओर से एक अन्य महिला की आवाज आई। नुकीली एड़िया पुल पर क्लिक की गई। शाही बैंगनी पोशाक पहने शिवांगी चाप के आकार के पुल के उच्चतम बिंदु पर पहुंची और एक गौरवंतित राजकुमारी की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके पीछे आलीशान चांदी के वस्त्र पहने दो आदमी थे। नंदिनी ने पहनावे को पहचान लिया। उन्हें कबीले के बोर्ड के तहत अनुशासनात्मक जादूगरों द्वारा पहना जाता था। वे नियम तोड़ने वाले कबीले के सदस्यों का पता लगाने और उन्हें दंडित करने के लिए जिम्मेदार थे। सिंह कबीले के अनुशासनात्मक जादूगर परिवर्तन संघ के सदस्यों की तरह थे। नंदिनी ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन आएगा। यह एक अनुचित दुस्वप्न के समान हास्यास्पद था। चांदी के वस्त्र पहने दो जादूगर भी पुल के दूसरी ओर दिखाई दिए। चार अनुशासनात्मक जादूगरों ने उस पर अपनी नजरें गड़ा दी, मानो वह कोई अक्षमय अपराधी हो। अनुशासनात्मक जादूगरों में से एक ने कड़ी चेतावनी दी, सावधान रहे, उसके पास अभी भी आइस क्रिस्टल धनुष है। चिंता मत करो, जब तक मैं यहां हूं आइस क्रिस्टल धनुष उसकी बात नहीं सुनेगा। वर्मा अपनी जगह पर बना रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसका खुद को इसमें शामिल करने का कोई इरादा नहीं था। वास्तव में यह उसके लिए काफी यातनापूर्ण था। अगर उसे किसी ऐसे व्यक्ति को मानना पड़ता जिसे वह हमेशा एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में मानता था। दुर्भाग्य से कबीले के बोर्ड ने पहले ही निर्णय ले लिया था। वे आइस क्रिस्टल धनुष को किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में नहीं जाने दे सकते थे जो अब उनके कबीले का हिस्सा नहीं था।
अगर मुझे उसका कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं इसका तुरंत उपयोग कर सकती हूँ? क्या मैं इसे विश्व कॉलेज टूर्नामेंट में उपयोग कर सकती हूँ? रुद्री ने पूछा। आपको पहले उस पर अंकित उसकी आत्मा के निशान को मिटाना होगा। चिंता न करें, वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट निषिद्ध मैजिक को प्रतिबंधित करता है, लेकिन यह उन जादुई इक्विपमेंटों को प्रतिबंधित नहीं करता है। वर्मा कहते हैं, आपको पहले उस पर अंकित उसकी आत्मा के निशान को मिटाना होगा। चिंता न करें, वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट निषिद्ध मैजिक को प्रतिबंधित करता है, लेकिन यह उन मैजिक इक्विपमेंट्स को प्रतिबंधित नहीं करता है जिन्हें निषिद्ध मैजिक से अपग्रेड किया गया है। आइस क्रिस्टल धनुष का उपयोग करना सुरक्षित है, वर्मा ने कहा। 4 अनुशासनात्मक जादूगर करीब आ गए और नंदिनी के भागने को रास्ते को रोक लिया, जिससे वह पुल पर फंस गई। जो कुछ हो रहा था उसे देखकर पुल के पास पैदल चलने वाले लोग एक घेरे में इकट्ठा होने लगे। हालांकि अनुशासनात्मक जादूगरों में से एक ने वेनिस में व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी पर तैनात जादूगरों को एक दस्तावेज दिखाया, जिसमें उन्हें बताया गया कि वे अपने कबीले के एक विश्वासघाती को गिरफ्तार कर रहे थे और उन्हें स्थानीय सरकार द्वारा पहले ही अनुमति दे दी गई थी। ड्यूटी पर मौजूद जादूगरों ने पुलों को घेर लिया, लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। सिंह कबीला अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, क्योंकि वे किसी शहर में होने वाली लड़ाई को भी वैध बना सकते थे। वे नंदिनी पर भी अपराधी होने का आरोप लगा सकते हैं, जिसने कुछ भी नहीं किया, और दूसरों से झूठ बोल सकते हैं कि वे बस उसे गिरफ्तार कर रहे थे। तो जब कुछ नहीं बचा तो कैसा महसूस होता है? शिवांगी लापरवाही से हंसते हुए कहती है। वह इस दिन का काफी समय से इंतजार कर रही थी। उसके मनोरंजन के लिए नंदिनी ने हमेशा रुद्री को अपना दोस्त माना था, जबकि वह वास्तव में उसकी दुश्मन थी। चूंकि रुद्री कबीले ने खुद को सिंह कबीले से जोड़ लिया था, कबीले का बोर्ड उन्हें आइस क्रिस्टल धनुष देने के लिए सहमत हो चुका था। नंदिनी की पिछले 10 वर्षों की कड़ी मेहनत केवल एक उपहार थी। सच्चाई यह है कि भले ही आपका परिवार शैतान नगरी से जुड़ा नहीं था, फिर भी हमारे कबीले के लिए, रुद्री के कबीले को मनाने के लिए आपका अंत भी उसी तरह होता। हमारे कबीले में युवा प्रतिभाशाली जादूगरों की कभी कमी नहीं है, लेकिन एक प्राचीन रहस्यमय कबीले का हमारे साथ जुड़ना कबीले में पंख जोड़ने जैसा है। आपने सोचा था कि आप हमारे कुल में चुने गए व्यक्ति हैं, फिर भी आप केवल एक उपहार है जिसे खूबसूरती से लपेटा गया है। शिवांगी इतनी जोर से हंस रही थी कि वो अब सीधी खड़ी नहीं हो पा रही थी। स्कूल ऑफ मैजिक नेक्स्ट एपिसोड, नहरों के शहर में बर्फ के आंसू। शिवांगी ने बहुत पहले ही सच्चाई जान ली थी। रुद्री ने लगभग 2 साल पहले सिंह कबीले में शामिल होने की योजना बनाई थी। उन्होंने जो एकमात्र शर्त मांगी थी वह आइस क्रिस्टल धनुष थी, क्योंकि केवल सिंह कबीले के मैजिक इक्विपमेंट प्राप्त करने से ही उन्हें विश्वास हो जाएगा कि सिंह कबीले उन्हें स्थापित नहीं करेंगे या फंसाएंगे नहीं। परिवार के किसी सदस्य का शैतान नगरी से घनिष्ठ संबंध होने से अपमानित, अपना अप्रतिम रुतबा खो रही, 10 साल की कड़ी मेहनत और बहुमूल्य जादुई कवच से हासिल की गई कल्टीवेशन को खोना, अपना सबसे भरोसेमंद दोस्त खो देना। शिवांगी को ऐसा लगा जैसे यह अब तक का सबसे खुशी का पल था, यहाँ तक कि सबसे अच्छे सपने को देखने से भी अधिक उत्तम। आखिरकार उसे खुशी से अभिभूत होने का अनुभव हो सका, क्योंकि जिस व्यक्ति से वह सबसे अधिक नफरत करती थी वह इतनी दयनीय स्थिति में आ गई थी। ओह, अगर आइस क्रिस्टल धनुष खोने के बाद नंदिनी का चेहरा बदसूरत हो गया तो आज का दिन उसके पूरे जीवन का सबसे अच्छा दिन होगा। उसे वास्तव में उम्मीद थी कि ऐसा होगा, क्योंकि महिला को अपनी आत्मा से कुछ छिन जाने के असहनीय दर्द से गुजरना होगा। संघर्ष बहुत हो गया, अब इसे स्वीकार करो। भले ही आपने सब कुछ खो दिया है, फिर भी आप अपने अच्छे लुक का उपयोग एक सरल दिमाग वाले व्यक्ति की करुणा अर्जित करने के लिए कर सकते हैं, और वो आपको एक आरामदायक जीवन की गारंटी दे सकता है, रुद्री ने शांति से कहा। ये सांत्वना देने वाले शब्द नंदिनी को बेहद क्रूर लगे। उससे कुछ समय से रुद्री पर संदेह था। राष्ट्रीय टीम में लौटने के बाद उसने दूरी बनाए रखने की कोशिश की, फिर भी उसने रुद्री को कम आंका। उसकी सौम्य उपस्थिति के नीचे शिवांगी से भी बदतर एक शातिर दिल था।
यह पता चला कि रुद्री हमेशा नंदिनी के सबसे मजबूत हथियार की तलाश में थी। उसने जो शब्द बोले उससे नंदिनी की सुंदरता के प्रति उसकी ईर्ष्या का भी संकेत मिला। जिस बात ने नंदिनी को सबसे अधिक प्रभावित किया वह यह थी कि भले ही रुद्री को शिवांगी से भी अधिक ईर्ष्या थी, फिर भी वह उसकी सबसे अच्छी दोस्त होने का दिखावा करने में सक्षम थी, जैसे कि वह वास्तव में उसके बारे में चिंतित थी। नंदिनी तब डर गई जब उसे याद आया कि पिछले कुछ वर्षों में महिला ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था। मैं लगभग भूल ही गई थी। अभी भी एक आदमी है जो तुम्हारी बहुत परवाह करता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भले ही वो यहाँ हो। वह बस एक छोटा सा मैजिशियन है जो अन्य लोगों की तुलना में थोड़ा अधिक भाग्यशाली है। वह संभवतः विशाल सिंह कबीले के खिलाफ कैसे मौका पा सकता है? इसके अलावा आप वह व्यक्ति नहीं है जिसकी वह सबसे अधिक परवाह करता है। यह व्हीलचेयर पर बैठी लड़की है। मुझे सचमुच समझ नहीं आता कि तुम उसके प्रति इतने मित्रतापूर्ण कैसे हो सकती हो। आप खुद को नफरत भरी आंखों से क्यों नहीं देखती, उसी तरह जैसे आप मुझे देख रही है? रुद्री के शब्द एक लंबी जहरीली कील की तरह थे जो नंदिनी के दिल के सबसे कमजोर हिस्से पर वार कर रहे थे। यह सच था कि नंदिनी एक पल के लिए आदर्श के बारे में सोच रही थी, क्योंकि लोगों के इस समूह का सामना करने के बाद वह दुख से भर गई थी। हालांकि आशा की हल्की सी झलक भी रुद्री ने टुकड़ों में तोड़ दी थी। जैसा कि कहा जा रहा है, नंदिनी उस तरह की इंसान नहीं थी जो जमीन पर गिर जाए, अपना चेहरा अपने हाथों में दबा ले और जिस चीज पर वह भरोसा कर सकती थी उसे खोने के बाद फूट फूट कर रोने लगे। उसने एक भी आंसू नहीं बहाया। उसकी तेज निगाहों से पता चला कि उसका बर्फीला दिल तभी मजबूत होगा जब वह सब कुछ खो देगी। इससे आगे बात करना बेमानी थी। यदि दोनों महिलाएं उससे सब कुछ छीनने का लक्ष्य बना रही थी तो उसके पास आसानी से हार ना मानने के और भी कारण थे। क्योंकि दोस्ती का आखिरी धागा आधा कट गया था। अब उसके कंधों पर कोई बोझ नहीं था। उसके पास बस एक दृढ़ हृदय था। जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी दिल और भी तेज जलने लगेगा। वह जितना क्रोधित होती उतनी ही शांत होती। एक बात थी जिससे वर्मा, जिन्होंने आइस क्रिस्टल धनुष के पीछे की सच्चाई बताई थी, अनजान थे। आइस क्रिस्टल धनुष के टुकड़ों के अन्य धारकों के विपरीत अपनी मां से आइस क्रिस्टल धनुष प्राप्त करने के बाद उसे आइस क्वीन द्वारा हर दिन और प्रताड़ित किया जाता था, क्योंकि उसने अपनी आत्मा को आइस क्रिस्टल धनुष के साथ मिलाने की कोशिश करना कभी बंद नहीं किया था। यह वो वादा था जो उसने अपनी मां को मरने से पहले दिया था। उसके बिस्तर के पास से नंदिनी का हाथ पकड़ लिया था। इसकी वजह से नंदिनी की आत्मा को हर दिन जमे रहने की यातना सहनी पड़ती थी। अपनी मां के प्रति उसकी नफरत वास्तव में उसके प्यार से अधिक थी। कल्टीवेशन के पथ पर जो कष्ट सहना पड़ा उसके अतिरिक्त उसकी मां ने उसे कुछ भी नहीं दिया। लेकिन आज आखिरकार उसे इसके पीछे का कारण समझ में आ गया कि हर दिन असहनीय दर्द सहने के बावजूद उसे ऐसा क्यों करना पड़ा। यह सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका था कि अप्रतिम शक्ति वास्तव में उसकी होगी। झुकना। अत्यधिक क्रोध ने उसे हड्डियों तक जमा दिया था। आइस क्रिस्टल धनुष नंदिनी की आत्मा की गहराई से उभरा। वेनिस के ऊपर आसमान में बर्फ के क्रिस्टल भरने लगे। ये वो आंसू थे जो उसकी आत्मा ने दुख में बहाए थे। वह उन्हें अपनी अकेली आंखों से गिरने देने के बजाय उन्हें अपने अदम्य भावना का प्रतिनिधित्व करने वाले हथियार में बदलना चाहेगी। दोनों महिलाएं उसके लिए कोई महत्व नहीं रखती थी। बर्फ तेजी से गिरने लगी, जिससे वेनिस की आपस में जुड़ी नहरें, प्राचीन इमारतें और आर्द्र समुद्री हवाएं जम गई। इसने दुनिया को भी जमा दिया, इतना क्रूर कि उसे बस इसमें सब कुछ जमा देने की इच्छा हुई। क्या आपने वादा नहीं किया था कि वो आइस क्रिस्टल धनुष का उपयोग नहीं कर सकती? शिवांगी अचानक डर के मारे चिल्ला उठी। सिंह कबीले ने नंदिनी को आसानी से उकसाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अब उसके पास कबीले के इतिहास का सबसे मजबूत जादुई हथियार था। हालांकि यहां आइस क्रिस्टल धनुष के संरक्षक के साथ भी नंदिनी अभी भी अत्यंत भयानक हथियार बुलाने में कामयाब रही। कैसे? कैसे संभव है? वर्मा मुंह खोले बिना वहीं खड़ा रहा। जिस व्यक्ति ने मान लिया था कि मामला आसानी से सुलझ जाएगा, उसे सच्चाई स्वीकार करने में कठिनाई हो रही थी। वो आइस क्रिस्टल धनुष का संरक्षक था। पूरे सिंह कबीले में आइस क्रिस्टल धनुष से सबसे अधिक परिचित व्यक्ति था।
उसकी इच्छा के तहत किसी भी अधूरे आइस क्रिस्टल धनुष को उसके आदेश का पालन करना होगा, जब तक आइस क्रिस्टल धनुष नंदिनी की आत्मा के साथ पूरी तरह से विलीन नहीं हो जाता। लेकिन क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि आइस क्रिस्टल धनुष ने नंदिनी को अपना स्वामी स्वीकार कर लिया है? एक अधूरा धनुष किसी व्यक्ति को अपना स्वामी कैसे मान सकता है? धिक्कार है, उसकी आत्मा हमारे लिए अनभिज्ञ होकर आइस क्रिस्टल धनुष में विलीन हो गई है, या वो कुत्या ही होगी। वर्मा गुस्से से चिल्लाया। एकमात्र व्यक्ति जो नंदिनी को ऐसा जोखिम लेने के लिए कहेगा वह उसकी मां होंगी। वर्मा ने मान लिया था कि उसकी मां नंदिनी को कभी भी ऐसा पागलपन भरा काम नहीं करने देगी। आखिरकार एक बार जब व्यक्ति की आत्मा आइस क्रिस्टल धनुष के एक टुकड़े या अधूरे आइस क्रिस्टल धनुष के साथ विलीन हो गई तो उसे बाहर निकालने का एकमात्र तरीका उस व्यक्ति को मारना था। क्या नंदिनी की मां को चिंता नहीं थी कि उसकी बेटी का बलिदान हो सकता है, या शायद वह अंत तक सिंह कबीले का विरोध करने के लिए दृढ़ थी और उसके निधन के बाद भी अपनी बेटी को सत्ता संभालने देंगी? ऐसी क्रूर मां। नंदिनी, तो क्या होगा यदि आप इसका उपयोग कर सकते हैं? क्या आप सचमुच पूरे सिंह कबीले के खिलाफ जाना चाहती हो? अपनी ओर देखो और अपने परिवार के बारे में सोचो। वर्मा सीधा हो गया और उस पर चिल्लाया। बर्फ वर्मा और अन्य 4 अनुशासनात्मक जादूगरों पर ऐसे गिर रही थी जैसे भयंकर जानवर उन पर अटैक कर रहे हो। वे नंदिनी के और भी करीब नहीं जा सके। लाइटनिंग बहुत तेज थी, इतनी तेज कि एक शानदार बर्फीला बवंडर पहले ही आसमान में दिखाई दे चुका था और वेनिस पर मंडरा रहा था। छोटे शहर पर बर्फीली बारिश हो रही थी। उसके परिवार में के बारे में सोचो। नंदिनी ने खोखली हंसी भरी। क्या उसे परिवार के बारे में सोचने की जरूरत थी? क्या वे उसे नष्ट करने के बाद उसके परिवार को भी छोड़ देंगे? क्या उन्होंने उसके परिवार के साथ जो किया वो काफी क्रूर नहीं था? क्या शर्मिंदगी में जीना जारी रखने के बजाय खड़े होकर जवाबी कार्रवाई करना अधिक सार्थक नहीं होगा? आखिरकार उसे अपनी मां की मृत्यु से पहले के गुस्से और नाराजगी का एहसास हुआ। उसकी मां ने ही उससे कहा था कि उसे मजबूत बनना होगा ताकि कोई उसे सारंगी की तरह ना बचा सके। अतीत में उसने मुख्य रूप से अपनी मां के अंतिम शब्दों का पालन करने के लिए मजबूत बनने के लिए बहुत प्रयास किए थे, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि सब कुछ उसके लिए था। यदि उसके पास खोने के लिए पहले से ही कुछ नहीं था, तो अगर उसने पूरे सिंह कबीले पर कब्जा करने का फैसला किया तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? कम से कम उसके पास अभी भी नफरत करने, हराने और जमीन पर टुकड़ों रौंदने का लक्ष्य था। यह सब इस तीर से शुरू होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे की यात्रा कितनी कठिन होगी। उसने नंदिनी ने सिंह कबीले को खत्म करने की कसम खा ली थी। नंदिनी ने आइस क्रिस्टल धनुष को कसकर पकड़ लिया। यह एक अभिशाप था, लेकिन एकमात्र शक्ति जिस पर वह भरोसा कर सकती थी। धनुष शुद्ध क्रिस्टल से बना था, इसमें थोड़ी सी भी अशुद्धता दिखाई नहीं देती थी। फिर भी किसी शुद्ध वस्तु को बदलना आसान था। आइस क्रिस्टल धनुष नंदिनी की भावनाओं के अनुसार बदल रहा था। वह पवित्र थी, उसके विचारों में अत्यंत क्रोध था। धनुष अचानक चमकीला लाल हो गया, जैसे रक्त का रंग आग की लपटों में फूटने वाला हो। काली शक्ति की धाराएं इकट्ठी हो गई और तुरंत चांदी सफेद हो गई, सफेद गुलाब की तरह, शानदार पाले की मूंछों की तरह, बर्फ जैसी ठंडी। नंदिनी धीरे धीरे पीछे की ओर झुकी और अपनी मुड़ी हुई उंगली पर तीर की नोक को वेनिस के आकाश की ओर इंगित किया। बर्फीले तूफान ने तीर को उड़ते हुए इमारतों की कतारों से ऊपर और शहर के ऊपर आकाश में उड़ा दिया। वेनिस पर मंडरा रहे भयंकर बर्फीले तूफान के अलावा आसमान साफ था। तीर नीले आकाश को भेद गया और अपनी बर्फीली चमक के बावजूद यह युद्ध की घोषणा करने के लिए इस्तेमाल किए गए संकेत की तरह था। यह महिला के क्रोध का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि अत्यधिक ऊर्जा ने उसकी सीमा के भीतर सब कुछ जमा दिया है। दूर समुद्र बर्फीले दर्पण में बदल गया था। बर्फ के टुकड़े हवा में तैर रहे थे। यह आंसुओं की आखिरी बूंद की तरह थे, जिसे बर्फ की देवी ने उस दुनिया से विदा लेने के बाद बहाया था, जिसे वह अब प्यार नहीं करती थी। आंसू बर्फ में बदल गया और जैसे ही यह शहर पर गिरे, इसने वेनिस में सर्दी ला दी। पुल पर सब कुछ अभी भी एक पेंटिंग की तरह था, लेकिन नंदिनी की एड़ियां पत्थर को ढकने वाले बर्फ के क्रिस्टल पर धीरे धीरे थपथपा रही थी। वह धीरे धीरे वर्मा के पास गई और उससे आइस क्रिस्टल धनुष के बचे हुए टुकड़े ले लिए। वेनिस
वर्मा अभी भी जाग रहा था। सच तो यह है कि जमे हुए सभी लोग अभी भी सचेत थे। वे देख पा रहे थे लेकिन हिल नहीं पा रहे थे। नंदिनी ने उन्हें नहीं मारा, उसने केवल वही लिया जो उसका था। उसने टुकड़ों को अपनी हाथों से लपेट लिया। वह एक मितभाषी साम्राज्य की तरह ठंडी थी। उसने शिवांगी और रुद्री की ओर देखने की जहमत तक नहीं उठाई। मुड़ते हुए नंदिनी अनुशासनात्मक जादूगरों, वेनिस में व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार जादूगरों के पास से गुजरी और धीरे धीरे इकट्ठा हुई भीड़ की निगाहों के नीचे गायब हो गई। वह एक अकेले बर्फ की गुलाब की तरह थी जिसने खुद को जमा लिया था, जिससे उसके दिल के स्त्री केसर को छूना बेहद मुश्किल हो गया था। नेक्स्ट एपिसोड टाइटल, उनका काम पूरा हो गया। अजीब बात है, क्या जल्द ही गर्मी नहीं आने वाली है? वेनिस ठंडा क्यों हो रहा है? आदर्श फ्लाइंग शैडो के साथ एक पुल से आगे निकल गया। वह ट्रेनिंग मैदान की ओर जा रहा था जहां टीम को इकट्ठा होने के लिए कहा गया था। जैसे ही वह घास वाले ट्रेनिंग मैदान में पहुंचे, उनकी मुलाकात आहन से हुई। अरे बकवास, तुम कहां गए थे? आदर्श को देखते ही आहन चिल्लाया। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मैं कुछ समय के लिए दूर रहूंगा? आश्चर्यचकित दृष्टि क्या है, क्या कुछ हुआ है? आदर्श ने असमंजस में पूछा। बेशक कुछ हुआ, यहां आओ, मैं तुम्हें इसे धीरे धीरे समझाऊंगा। आहन ने आदर्श को एक तरफ खींच लिया। आहन के पास जानकारी के अपने स्रोत थे। उसने निश्चित रूप से सिंह कबीले के साथ हुई घटना के बारे में जान लिया था। इसके अलावा इसका नंदिनी से कुछ लेना देना था। उसने आदर्श को बहुत सब कुछ बताया जो वह जानता था। प्रशिक्षण स्थल की शैली प्राचीन रोम की थी। यह पत्थर के खंभों से घिरा हुआ था जिसके केंद्र में घास का मैदान था और यह एक शानदार फुटबॉल मैदान जैसा दिखता था। छात्र एक दूसरे के खिलाफ मैत्रीपूर्ण द्वंद्व युद्ध करके ट्रेनिंग ले रहे थे। टूर्नामेंट बिल्कुल नजदीक था, इसलिए वे इसके लिए खुद को तैयार करने के लिए हर सेकंड का उपयोग कर रहे थे। ट्रेनिंग ग्राउंड के सामने शिवांगी और रुद्री अनुपस्थित दिमाग से द्वंद्व युद्ध कर रही थी। उनके स्पेल आगे पीछे उड़ रहे थे, फिर भी वास्तव में किसी ने भी दूसरे व्यक्ति के लिए कोई खतरा पैदा नहीं किया। शिवांगी ने अपनी बर्फ की जंजीरों को नियंत्रित किया। उन्हें रुद्री पर अटैक करना था, फिर भी वे पास की बाधा के किनारे पर उतरे और तुरंत गायब हो गए। रुद्री बता सकती थी कि शिवांगी का ध्यान केंद्रित नहीं था। उसने कहा, आप अभी भी इसके बारे में सोच रही है? मैं इसके बारे में कैसे भूल सकती हूँ? वो कुतिया हमारे सिंह कबीले को चुनौती देने का साहस करती है। मुझे पूरा यकीन है कि वह जीने से थक गई है, शिवांगी ने उत्सुकता से कहा। वे शुरू में नंदिनी को अपमानित करना चाहते थे, लेकिन वह फिर भी उन पर आइस क्रिस्टल धनुष का उपयोग करने और उन्हें लगातार 12 घंटे एक पुल पर जमा करने में सक्षम थी। यहां तक कि उनकी आत्माएं भी भीषण ठंड से जमी हुई थी। सबसे भयावह बात यह है कि उसने वर्मा से बचे हुए टुकड़े ले लिए थे। वर्मा ने सभी टुकड़े एकत्र कर लिए थे। उसे केवल नंदिनी से अधूरा धनुष इकट्ठा करना था और रुद्री को पूरा सेट सौंपना था। लेकिन उसने इस तरह से परिणाम की उम्मीद नहीं की थी। नंदिनी के पास जल्द ही पूरा आइस क्रिस्टल धनुष होगा। वे केवल शक्तिशाली सुपर मैजिशियन से ही मदद मांग सकते थे, अन्यथा वे नंदिनी को बिल्कुल भी नहीं छू पाएंगे। समस्या यह थी कि वे इस समय वेनिस में थे। सिंह कबीले के एक्सपर्ट आसपास नहीं थे। यहां तक कि अगर कोई यहां था तो इसकी संभावना नहीं थी कि वे इस तरह के मामले में मदद करने को तैयार होंगे। इससे भी बुरी बात यह है कि सिंह कबीले में हर कोई नंदिनी को बाहर निकालने के निर्णय से सहमत नहीं था। उन्होंने शुरू में सोचा था कि वे नंदिनी को एक नीच आवारा में बदल सकते हैं, फिर भी चीजें अचानक बहुत जटिल हो गई। अगर वह हमारी सलाह मानती है और गायब हो जाती है तो भी वह सामान्य जीवन जी सकती है, लेकिन अब वह आम इंसान की तरह भी नहीं रह सकती। चिंता मत करो। जब से उसने वापस लड़ने का फैसला किया, उसे बहुत तकलीफ होने वाली है। मुझे पूरा यकीन है कि सिंह कबीला किसी को भी अपने नियमों का अनादर करने की अनुमति नहीं देगा, रुद्री ने कहा। फिर भी हमें कभी भी कबीले में अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किसी तरीके की आवश्यकता है। मुझे बस इस बात की चिंता है कुछ बुरे लोग उसके साथ नरमी बरतेंगे, शिवांगी ने कहा। यह बहुत सरल है। यदि यह केवल आप दोनों के बीच है तो वे पुराने लोग इसे केवल आंतरिक कलह के रूप में सोचेंगे और इससे उबर जाएंगे। लेकिन यदि नंदिनी ने वास्तव में मुझे चोट पहुंचाई है तो इसका मतलब है कि वह आपके कबीले
और हमारे कबीले के बीच घनिष्ठ संबंध का अनादर कर रही थी। अगर मैं अपने कबीले के लोगों को आपके कबीले के अधिकारियों से संपर्क करने के लिए कहूँ तो क्या वह बड़ी मुसीबत में नहीं पड़ जाएंगी? रुद्री ने प्रस्ताव रखा। लेकिन उसने आपको चोट नहीं पहुंचाई, उसके तीर ने केवल सभी को फ्रीज कर दिया। शिवांगी ने रुद्री की आंखों में अजीब चमक देखी जब वह बोल रही थी। उसकी आंखों में चालाकी भरी झलक उसके सामान्य दिखने से बिल्कुल अलग थी, इसलिए जब शिवांगी ने भी इसे देखा तो वह दंग रह गई। तुम्हारा मतलब है? शिवांगी ने रुद्री की ओर देखा और आंखों ही आंखों में बात कर दी। मुझे चोट पहुंचाने के लिए अपनी बर्फ की जंजीरों का उपयोग करें और सब कुछ योजना के अनुसार होगा, रुद्री ने कहा। आप वास्तव में कुछ है। सिंह कबीला हमारे बारे में आपके कबीले की राय को लेकर बहुत चिंतित है, ताकि हम दोनों कुलों के बीच अच्छे संबंध बनाए रख सके। यदि आप आगे बढ़ते हैं और उसके बारे में शिकायत करते हैं तो मेरे कबीले के उच्च अधिकारी गुस्सा हो जाएंगे और वे मांग करेंगे कि हम नंदिनी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। हो सकता है कि उसके पीछे अनुशासनात्मक जादूगरों को भी भेज दे। शिवांगी मुस्कुराई। यह कितना शानदार विचार था। रुद्री के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान थी। वह शिवांगी की तुलना में अपने विचारों को छिपाने में बेहतर थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसके सौम्य रूप के कारण उसके मन में ऐसे बुरे विचार आए होंगे। जब दोनों बात कर रहे थे तो ट्रेनिंग ग्राउंड के दूसरे छोर पर गर्मी की चिलचिलाती लहर दिखाई दी। दोनों लड़कियां पीछे मुड़ी और देखा कि एक आदमी आग की लपटों में घिरा हुआ उनकी ओर बढ़ रहा है। उसकी आंखों में लावा फूटने के कगार पर था। यह आदर्श है। किसी कारण से शिवांगी जब भी आदर्श को अपने आसपास देखती थी तो वह डर जाती थी। ऐसा तब से हो रहा था जब से उसने देखा कि कैसे आदर्श ने राहुल को बिना किसी हिचकिचाहट के मार डाला था। शिवांगी मजबूत जादूगरों से नहीं डरती थी क्योंकि उसके पास एक विशाल कबीला था जो उसका समर्थन कर रहा था। उसे लोगों से सिर्फ इसलिए डरने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वे उससे ज्यादा मजबूत था। हालांकि शिवांगी आदर्श जैसे पागलों से डरती थी जिन्हें समग्र स्थिति की कोई परवाह नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे उसे पता ही नहीं था कि एक प्रसिद्ध कबीला कितना शक्तिशाली है। वह परिणामों के बारे में सोचे बिना केवल दौड़कर उस व्यक्ति को मार डालेंगे जिसने उसे गुस्सा दिलाया था। डरो मत, वह ज्यादातर अपना गुस्सा निकालने के लिए यहाँ ही आता है। हम दोनों से हमारी मदद मांगने के लिए कहेगा, रुद्री ने बहुत शांति से कहा। जैसे जैसे आग का कालीन रुद्री और शिवांगी के पैरों तक पहुंच रहा था, आग की लपटें बढ़ती जा रही थी। टकराने की आवाज आई। आदर्श के क्रोध से जमीन से लावा का एक खंभा फूट पड़ा। जब आदर्श रुद्री और शिवांगी के सामने पहुंचे तो उनकी आंखें उन्हें घूर रही थी और भारी गुस्से के कारण उनके बाल भी खड़े हो गए थे। तुम दोनों शर्मनाक लड़कियां, अगर नंदिनी को कुछ हुआ तो मैं तुम दोनों को जलाकर राख कर दूंगा, आदर्श ने कहा। नंदिनी हमारे कबीले की शिष्या है, जिसका अर्थ है कि उसे कबीले के निर्णयों का पालन करना होगा। हमने उसकी किस्मत का फैसला नहीं किया, रुद्री ने शांति से जवाब दिया। मैं तुम्हारी बकवास बहुत सह चुका। आदर्श का उन दोनों लड़कियों से बात करके अपना समय बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं था। स्काई फ्लेम फ्यूनरल, आदर्श ने स्पेल पढ़ा। उसने आग की लपटों को पकड़कर हवा में उछाल दिया। वे रुद्री और शिवांगी पर मंडराते हुए एक विशाल उग्र बादल में बदल गए। आग की भयंकर लपटें लहरें बनाती हुई नीचे गिरने लगी। आग के सागर ने शिवांगी और रुद्री को घेर लिया। आदर्श के दिल में अविनाशी क्रोध की तरह स्काई फ्लेम फ्यूनरल लगातार गिरता रहा। इन दो दुष्ट महिलाओं से बात करने को क्या था? क्या वे वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट के मंच पर चमकने के बारे में नहीं सोच रहे थे? आदर्श को अभी उन्हें अपंग बनाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। आदर्श, तुम क्या कर रहे हो? कि आप गंभीरता से अपने ही साथियों को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। वे तुरंत आदर्श को रोकने के लिए चिल्लाया। आदर्श ने जो मैजिक किया वह एक दोस्ताना द्वंद्व की सीमाओं के भीतर अस्वीकार्य था। वह बस उन दोनों को जलाकर मारने की कोशिश कर रहा था क्योंकि आग की लपटें एक उग्र डीमन की तरह उन पर भड़क रही थी। इससे आपका कोई मतलब नहीं। अगर मैंने आज उन्हें अपंग नहीं बनाया तो मेरा नाम आदर्श नहीं, आदर्श ने गुस्से में कसम खाई। वेद चौंका। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि वह क्या कहे। उसने नंदिनी के बारे में सुना था और वह अच्छी तरह से जानता था कि कौन सही है और कौन गलत।
फिर भी अगर आदर्श ने अपने जादू से शिवांगी और रुद्री पर अटैक करना जारी रखा तो वह हद पार कर रहा था। उसे उकसाओ मत, वह मूल रूप से अब एक पागल आदमी है। मेघना ने आदर्श पर वेद पर अपना सिर हिलाया और उसे संघर्ष से दूर रहने के लिए कहा। आदर्श वास्तव में एक पागल था, जैसा कि मेघना ने उल्लेख किया था। जो कोई भी उसे रोकने की कोशिश करता था उसे वह दुश्मन के रूप में देखता था, क्योंकि जब वह कुछ तय करने की बात पर आता था तो वह बेहद जिद्दी हो जाता था। अरे पागल गधे, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम हमसे श्रेष्ठ हो? शिवांगी और रुद्री आग की लपटों के बीच बर्फ के ग्लेशियरों से घिरे हुए थे, जो उन्हें चिलचिलाती गर्मी से बचा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पाला धीरे धीरे आग की लपटों को बुझा रहा था। जैसे जैसे ठंड बढ़ती गई, आदर्श का स्काई फ्लेम फ्यूनल धीरे धीरे कमजोर हो गया। आदर्श की गर्मी पर धीरे धीरे ठंड हावी हो गई। आप जैसे देशवासी जिसे केवल भाग्य के कारण लाभ मिलता है, क्या आप वास्तव में सोचते हैं आप टीम में अजय है, इसलिए आप जो चाहे कर सकते हैं? शिवांगी ने जमीन पर पैर पटका और ठंड को और फैला दिया। उसने कुछ ही समय में घास वाले ट्रेनिंग ग्राउंड को बर्फ के सफेद दर्पण में बदल दिया। मैं आपको बता रही हूं, यह एक सोल ग्रेड आइस सीड है। तुम्हारी लपटे मेरे विरुद्ध कुछ भी नहीं है। शिवांगी का ऑरा और भी मजबूत हो गया, क्योंकि बर्फीली हवा पूरे स्थान पर बढ़ते तूफान में बदल गई। बाकी लोगों को काफी दूर तक पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। भीड़ आश्चर्य से शिवांगी को देखने लगी। भले ही टीम के अधिकांश लोग अपनी असली ताकत छिपा रहे थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी नहीं सोचा था कि शिवांगी ने पहले ही सोल ग्रेड आइस सीड हासिल कर लिया है। सिंह कबीले ने गंभीरता से उसमें बहुत निवेश किया था, ताकि वह वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट के दौरान अलग दिख सके। रुद्री शिवांगी के पीछे खड़ी थी और अपनी सांसों के बीच कुछ बड़बड़ा रही थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस फिल्म में पार्थेन मंदिर का आशीर्वाद एलिमेंट की शक्ति थी। वह शिवांगी के मैजिक को मजबूत कर रही थी, जिससे उसका फ्रॉस्ट मजबूत हो गया और आदर्श की लपटें दब गई। आदर्श, तुमने इस बार हद पार कर दी। हम तुम्हें सबक सिखाने जा रहे हैं। जितेंद्र आगे बढ़ा। यह स्पष्ट था कि वह शिवांगी के पक्ष में था। मैं इस पल का लंबे समय से इंतजार कर रहा था। सूर्या रुद्री के पास खड़े थे, जैसा कि उन्होंने उस महिला की रक्षा करने की शपथ ली हो अगर आदर्श ने उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की। हर कोई जानता था कि आदर्श कितना मजबूत था, खासकर उसके कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट के रूप में शक्तिशाली लिटिल फ्लेम बेले के साथ। भले ही शिवांगी बहुत मजबूत हो गई थी, फिर भी उसका आदर्श से कोई मुकाबला नहीं था। हालांकि चारों की टीम के साथ वे निश्चित रूप से उस पागल को हराने में सक्षम थे। नेक्स्ट एपिसोड टाइटल 1 वर्सेस 4। हमने आपके अहंकार को काफी समय तक सहन किया है। हमने हस्तक्षेप करने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि हमने मान लिया था कि आप एक पागल कुत्ता है। एक पागल कुत्ते पर इतना उधम मचाना अनावश्यक है, लेकिन आपने हमें गंभीर रूप से क्रोधित कर दिया है। हम आपसे कभी भी छुटकारा पा सकते हैं। शिवांगी ने तिरस्कार पूर्वक आदर्श की ओर इशारा किया। वह अब आदर्श के शक्तिशाली मैजिक से नहीं डरती थी। उसका सोल ग्रेड आइस सीड आदर्श की लपटों को पूरी तरह से दबाने में सक्षम था। भले ही आदर्श को अपने शक्तिशाली कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट को बुलाना पड़ा, फिर भी यह बताना मुश्किल था कि अंत में कौन जीतने वाला था। यह उल्लेख करने की जरूरत नहीं है कि उसके पास साथ 3 अन्य लोग भी थे। वे लंबे समय से एक दूसरे से जुड़े हुए थे, क्योंकि वे सभी पागल कुत्ते आदर्श द्वारा काटे जाने से डरते थे। अरे बकवास, मैं वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट के बाद तुम्हारी देखभाल करने वाला था, लेकिन अब मुझे ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि तुम मरने के लिए बेहद उत्सुक हो। जितेंद्र ठंडे स्वर में हंसा। आदर्श वहीं खड़ा था। यह जानने के बाद भी कि चारों ने मिलकर उसके खिलाफ काम किया है, उसके चेहरे पर जंगली भाव वैसे ही बने रहे। आदर्श, हम आपकी मदद करेंगे। अहान, जियांग और रेणु सिर्फ खड़े होकर देखना बर्दाश्त नहीं कर सके। वे तुरंत आगे बढ़े। आदर्श ने अपना हाथ बढ़ाया और तीनों को रुकने का इशारा किया। मैं इसे स्वयं संभाल लूंगा। आदर्श ने तीनों को लड़ाई में भाग नहीं लेने दिया। आदर्श यहां 2 घृणित कुत्तियां शिवांगी और रुद्री को अपंग बनाने के लिए आया था, लेकिन केवल गड़बड़ी में समाप्त होने वाला था। और यदि
जियांग, आहन और रेणु भी इसमें शामिल हुए थे, तो यह बस उनके गुटों के लिए परेशानी लाएगा। आदर्श आदर्श ने आगे कुछ नहीं कहा, इसके बजाय उसने 4 लोगों के समूह की ओर चलना शुरू कर दिया। जैसे ही आदर्श करीब गया, शिवांगी के सोल ग्रेड आइस सीड द्वारा उस पर लगी आग की लपटें पूरी तरह से दब गई। आखिरकार वह भीषण आग की लपटों में नहीं गिरा, उस पर पाले की परत भी जम रही थी। क्या तुम दोनों बेकार बेवकूफ गंभीरता से सोचते हो कि तुम मुझे रोक सकते हो? आदर्श ने जितेंद्र और सूर्या की ओर देखते हुए अविश्वसनीय रूप से तिरस्कारपूर्ण स्वर में थूक दिया। तुम बहुत बड़े आदमी हो, मर गए। जितेंद्र क्रोधित हो गया। हम उसे एक साथ ले लेंगे, रुद्री ने दूसरों को याद दिलाया। अकेले मुकाबले में आदर्श के खिलाफ कोई भी संभवतः जीत नहीं सकता था। रुद्री आदर्श को अपनी टीम को भड़काने की इजाजत नहीं देगा ताकि वह लापरवाही से काम करे। उन्हें पंगु बना दो, ऐसा कहने में उनका कितना साहस है। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उस पागल को इतना आत्मविश्वास कहां से मिला था। मैं उसकी लपटों और ज्वाला फ्लेम बेले का ख्याल रखूंगी, शिवांगी ने कहा। जैसे जैसे बर्फ की लताओं जैसी पिंडियां आदर्श की ओर तेजी से बढ़ने लगी, ठंड बढ़ती गई। बेलों पर कीले जानलेवा थे, जहरीली नुकीले। जितेंद्र की आंखें चमक उठी। आदर्श के पीछे 2 विशाल जहरीले दांत दिखाई दिए जो एक अदृश्य घातक अजगर की तरह उसकी पीठ में घुस गए। सूर्या ने भी अपना मैजिक चलाया, आदर्श पर चुपके से अटैक करने के लिए शैडो स्पाइक्स बुलाई। जहां तक रुद्री की बात है, वो टीम में सबसे पीछे थी और अपने आशीर्वाद तत्वों के साथ उनके स्पिलों को मजबूत करने के लिए बड़बड़ा रही थी। स्पेस रिदम। आदर्श ने एक पल में अपना मैजिक खत्म कर दिया। उसके चारों ओर 6 भुजाओं वाला एक रोम्बॉइड स्थान दिखाई दिया, जिससे आदर्श को पूर्ण सुरक्षा मिली। स्पेस एलिमेंट की शक्ति काफी हद तक जादूगर की आध्यात्मिक शक्ति पर निर्भर थी, और क्योंकि आदर्श के पास वर्तमान में 6 अलग अलग एलिमेंट थे, उनकी आध्यात्मिक शक्ति उनके विरोधियों से पूरी तरह से मेल नहीं खाती थी। इंटरमीडिएट स्पेस रिदम की रक्षा उन्हें उनके अटैकों से बचाने के लिए पर्याप्त थी। मेरा आप लोगों को बेकार कहने का अधिकार सही था। क्या आप सचमुच अभी भी ऐसी स्थिति में मेरी ताकत की जांच करने की कोशिश कर रहे हैं? आदर्श ने व्यंग्य किया और आने वाले अटैकों को आसानी से नाकाम कर दिया। आदर्श इसके मोड़ में नहीं था। वह 4 लोगों के समूह के विरुद्ध जीवन और मृत्यु के द्वंद्व में रहना पसंद करेगा। उसके पास उनके साथ मैत्रीपूर्ण द्वंद्व में बर्बाद करने का समय नहीं था। उन्होंने नंदिनी को बुरी तरह चोट पहुंचाई, जिससे वह वैनिस से गायब हो गई। आदर्श ने उसे कभी कोई दुख महसूस नहीं होने दिया। फिर भी जब वह दूर था तो इन दुष्टों ने टीम बनाकर नंदिनी को धमकाने का साहस किया। क्या उन्होंने गंभीरता से सोचा कि टीम बनाकर उनके खिलाफ उनके पास एक मौका है? क्या उन्होंने सचमुच सोचा था कि सोल ग्रेड आइस सीड उसकी लपटों को दबाने और उसे हराने के लिए पर्याप्त थी? कम बुद्धि और व्यक्तित्व वाले मूर्खों का एक समूह। उन्हें लाइटनिंग तानाशाह के क्रोध का स्वाद चखाने में उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। लाइटनिंग। आदर्श ने अपनी आग वापस ले ली और वेनिस के ऊपर साफ आसमान की ओर देखते हुए भयंकर दहाड़ लगाई। जंगली काली लाइटनिंग की चापें आदर्श के चारों ओर शानदार ढंग से नाच रही थी। आदर्श से निकली लाइटनिंग की झिलमिलाहट तुरंत ट्रेनिंग ग्राउंड में फैल गई। कुछ लोग विनाशकारी शक्ति के साथ दूर स्थित अवरोध से टकरा गए। जब शिवांगी अभी भी अपने सोल ग्रेड आइस सीड पर गर्व महसूस कर रही थी, तभी उसने देखा कि एक लाइटनिंग का बोल्ट सीधे उसकी ओर आ रहा था। इसकी प्रचंड शक्ति ने उस जगह पर बनी आइस को तुरंत टुकड़ों में तोड़ दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह महसूस कर सकती थी कि उसके चारों ओर का आइस एलिमेंट आतंक में भाग रहा था। उसका आइस का मैजिक काफी कमजोर हो चुका था। यह कैसे संभव है? शिवांगी ने अविश्वास से आदर्श को देखा कि आदर्श से लाइटनिंग से बना एक जंगली काला डोमेन फूट रहा है। उसका आत्म वर्ग सीड दबाया जा रहा था। यह पता चला कि उसके प्रतिद्वंदी के पास सोल ग्रेड लाइटनिंग सीड था और उसे बहुत आश्चर्य हुआ। आदर्श के सोल ग्रेड सीड के पास एक डोमेन था। कोई भी आसानी से बता सकता है कि सोल ग्रेड सीड के पास डोमेन है या नहीं। पूरी जगह लाइटनिंग के मैजिक की मजबूत उपस्थिति से ढकी हुई थी। इस हद तक कि आइस का मैजिक केवल एक छोटे से कोने में डरकर छिप सकता था। इसे नियंत्रित करना बेहद मुश्किल था। शिवांगी, सूर्या, जितेंद्र और रुद्री को ऐसा महसूस हुआ जैसे लाइटनिंग के अत्यधिक दबाव को सहना उनके बस की बात नहीं और उनका दम घुटने वाला था। उनकी आंखें आश्चर्य और आतंक से भर गई। एक सोल ग्रेड सीड
उनके दुश्मन के पास भी एक सोल ग्रेड सीड था और यह पूरी तरह से शक्तिशाली किस्म का एक सोल ग्रेड लाइटनिंग सीड था। हालांकि उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट गया जब उन्हें पता चला कि आदर्श के सोल ग्रेड लाइटनिंग सीड के पास भी एक डोमेन था। एक डोमेन वाला एक मैजिशियन मूल रूप से अपनी उम्र के सबसे मजबूत लोगों में से एक बनने जा रहा था। आदर्श को सोल ग्रेड सीड कैसे मिल गया जबकि उसके पास कोई मजबूत गुट भी नहीं था जो उसका समर्थन कर रहा हो। स्काई लाइटनिंग क्लॉ। आदर्श ने अपने हाथों को पंजों में जकड़ लिया। एक तेज काला पंजा साफ आसमान से उतरा और उन चारों के बीच भयंकर रूप से गिरा। समूह का फॉर्मेशन जो लड़ाई की शुरुआत में अटूट लग रहा था तुरंत टूट गया जब वे स्काई लाइटनिंग क्लॉ को कितना भयानक देखकर अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। उनमें से किसी ने भी शक्तिशाली लाइटनिंग के अटैक को सीधे लेने की हिम्मत नहीं की। स्काई लाइटनिंग क्लॉ बिल्कुल चौंकाने वाला था, यहाँ तक कि साइलेंट डेडली बोल्ट से भी अधिक मजबूत था। और इससे भी अधिक भयानक बात यह थी कि सोल ग्रेड लाइटनिंग सीड प्राप्त करने के बाद आदर्श की लाइटनिंग की क्षति 3 गुना हो चुकी थी। पास्ट में उनका स्पिरिट ग्रेड सीड इंद्रवज्रयक्ष एक साधारण सीड से केवल 2 गुना मजबूत था। यह एक मानक स्पिरिट ग्रेड लाइटनिंग सीड था, लेकिन लाइटनिंग तानाशाह केवल एक साधारण सोल ग्रेड लाइटनिंग सीड नहीं था। यह सभी में से सबसे मजबूत प्रकार था। उसके लाइटनिंग स्पिलो का 3 गुना उसके इंटरमीडिएट स्पिलो को भी अद्भुत विनाशकारी शक्ति प्रदान करने के लिए अधिक था, पर्याप्त था। उसके एडवांस स्पिलो की तो बात ही छोड़ दे। यहां तक कि कमांडर लेवल के विंड फ्लेम लाइटनिंग गिद्ध को भी स्काई लाइटनिंग क्लॉ का विरोध करने में परेशानी हुई थी। यह असंभव था कि मानव का नाजुक शरीर डिफेंस इक्विपमेंटों की सहायता के बिना इसे सहन कर पाएगा। आदर्श ने अपने पहले स्काई लाइटनिंग क्लॉ के साथ समूह के फॉर्मेशन को नष्ट कर दिया था। हालांकि आदर्श ने अपना दूसरा स्काई लाइटनिंग क्लॉ जितेंद्र पर निशाना साधा। यदि वह रुद्री और शिवांगी को निशाना बना रहा था तो पहले उनके 2 कष्टप्रद अधीनस्थों को बाहर निकालना आवश्यक था। जितेंद्र का फर्स्ट एलिमेंट पॉइजन था। टीम की सुरक्षा में रहते हुए अपने लक्ष्यों पर कुछ छोटी मोटी तरकीबें इस्तेमाल करते समय वो काफी विश्वसनीय था। हालांकि आदर्श जैसे मैजिशियन के खिलाफ जाने में उनका कोई मुकाबला नहीं था। स्काई लाइटनिंग क्लॉ ने जितेंद्र की रक्षा को आसानी से पार कर दिया और उसके मजबूत दिखने वाले मांस को फाड़ दिया। जब जितेंद्र को लगा कि उसकी जान खतरे में है तो वह अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गया। वह मरने से बेहद डरता था। इतनी प्रचंड शक्ति का सामना करते समय उसके पास भागने के अलावा कोई और चारा नहीं था। हालांकि जब वह गुस्से में था तो आदर्श उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता था। अत्याचारी कॉल। आदर्श ने जितेंद्र के डोमेन से बाहर निकलने से पहले कहा। फुसफुसाती कड़कड़ाती लाइटनिंग की किरणें तुरंत एक जीवित कालीन की तरह जितेंद्र की दिशा में बढ़ी। आदर्श के लाइटनिंग स्पिलो की आधार शक्ति 3 गुना थी और थंडरबोल्ट वर्तमान में 4th लेवल पर था। इस प्रकार लाइटनिंग टायरेंट स्कार्स की शक्ति को भी कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। चूंकि जितेंद्र का कवच स्काई लाइटनिंग क्लॉ द्वारा पहले ही टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था, तानाशाह गॉल ने तुरंत उसे जमीन पर गिरा दिया। खून बह रहा था, काले घाव थे, वह पूरी तरह झुलस चुका था। दूर से वह जमीन पर निश्चल सड़े हुए मांस के लोथड़े जैसा लग रहा था। यह बताना मुश्किल था वह आदमी अभी भी जीवित था या नहीं। बावजूद इसके वह अब वापस उठकर नहीं लड़ सकता था। अगली बारी आपकी है। आदर्श की आंखें लाइटनिंग की तरह चमक उठी और सूर्या पर ऐसे टिक गई जैसे वह उपस्थित दर्ज करा रहा हो। आपने मेरे पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। सूर्या के चेहरे पर वसीली मुस्कान थी क्योंकि उसकी नसें अचानक फैलने लगी। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हें वह वर्जित मैजिक दिखाने दूंगा, बेवकूफ? आदर्श ने अपना हाथ बाहर निकाला और लंबे लाइटनिंग के पंजे ने सूर्या के चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा। सूर्या काफी तेजी से प्रतिक्रिया करने में सक्षम था क्योंकि उसके पास विंड और शैडो एलिमेंट थे। वह अनिकेत से थोड़ा बेहतर बच निकला। स्पेस रिदम। आदर्श ने अपनी हथेली फैलाई और सूर्या को फंसाते हुए एक गुरुत्वाकर्षण स्थान खोल दिया। डेथ रे, आदर्श ने बेरुखी से कहा। घातक किरण सीधे सूर्या पर छोड़ी गई जो अभी भी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहा था। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। और आज बहुत सारी मिस्टेक्स हुई है कहानी सुनाने में, तो उसके लिए सॉरी, बाकी थैंक यू।